Assalamu alaikum. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Now here we are starting about the surgery series, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो डिजीज हैं उनकी सर्जरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अपर जीआईटी सिस्टम, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का जो अपर पार्ट है, जिसमें क्या आता है एसोफेगस, देन द स्टमक, ड्यूडेनम और उसके साथ साथ हिपेटोबिलियरी सिस्टम, देन दैट ऑफ द पेंक्रियास। नाउ वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट एसोफेगस, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, इनके कहां से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है। उसके बाद हम उसकी काजेस, यानी कि उसकी जो एसोफेगस की डिजीजेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनकी काजेस करेंगे, उनकी डायग्नोसिस करेंगे, उसके ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है एसोफेगस। आपने आराम से याद रखना है एसोफेगस। एसोफेगस स्टार्ट कहां से होता है, ये क्या है, हमारी खुराक की नाली है जो कि फेरिंक्स से स्टार्ट होती है। ये है, इसके तीन पोर्शन है। नंबर वन इज द सर्वाइकल पोर्शन, ये जो है हमारा सर्वाइकल स्पाइन है, ये सर्वाइकल पोर्शन। उसके बाद ये कहां से जाती है, थोरेसिक पोर्शन में, यानी कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है वहां तक जाती है। और इसका कुछ पार्ट जो जाता है 4 सेंटीमीटर का, वो एब्डोमेन में जाता है। मेनली जो डिसऑर्डर है वही एब्डोमिनल एरिया में है, जहां पे क्या है, जो लिगामेंट है उसका भी मसला हो सकता है और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनसे बाहर आ रहे होते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी एनाटॉमी ऑफ द एसोफेगस। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, ये क्रिकोफेरेंजियस मसल, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, क्रिकोफेरेंजियस मसल से स्टार्ट होती है। और ये जो लेफ्ट एट्रियम है हमारा, ये लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियरली आती आती यहाँ पे डायाफ्राम है, डायाफ्राम को क्रॉस करती है और स्टोमक तक चली जाती है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिकोथायराइड मसल्स है वहां से जाती है। और ये क्या करती है, ये आर्च ऑफ एयोर्ट है और इसके पीछे, इसके साथ साथ क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम से पीछे और इसके साथ साथ ये चलती है, ये थोरेसिक एरिया है, ये सर्वाइकल एरिया है, तीन पार्ट। और ये जो एरिया है 4 सेंटीमीटर का, दैट इज पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये क्या है, एब्डोमेन का पार्ट है। अब ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। अब इसकी जो मोस्ट प्रोबेबली है, हम इसकी देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा सर्वाइकल एरिया है, तो नियर रिलेटेड क्या है, थायराइड है, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब यहाँ पे दूसरा पोर्शन क्या है, थोरेसिक का है, तो कौन सी ब्रांचेस आएंगी, थोरेसिक अयोर्टा की ब्रांचेस आएंगी और ब्रोंकल अयोर्ट, इनके जो ब्रोंकाई है उनकी आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी। नीचे जो एब्डोमिनल एरिया है वहां पे क्या फ्रेनिक सिस्टम है, आपको पता है, तो वहां पे इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और मोस्ट प्रोबेबली जो होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहां से आ रही होती है, ये क्योंकि आपने आगे तक देखना है ब्लड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टल हाइपोटेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें वेनस सिस्टम भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखें, यह सीलियक प्लेक्सिस है। सीलियक प्लेक्सिस से क्या आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई इसको कर रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि कहां से निकल रही है, सीलियक प्लेक्सिस से निकल रही है और सप्लाई कर रही है लोअर पार्ट ऑफ द जो एसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट है। ओके, इसी तरह से क्या होगी, जो वेन्स होंगे, इंफीरियर थायराइड वेन, उसके बाद इसी तरह से एजाइगस और होमोजाइगस वेन सिस्टम, ओके, जो कि थोरेसिक एओर्टा में है। और नीचे क्या है, इंफीरियर फ्रेनिक वेन और इस तरह से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब आ जाते हैं, ये तो हमने कर लिया कि भाई इसकी एनाटॉमी कर ली, ये किस किस तरह से प्रेजेंट है। नाउ जो मोस्ट प्रोबेबली है वो GERD, गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हम करते क्या है, तो यहां पे दोबारा बना लेते हैं। अब ये क्या है, डायाफ्राम है, ये एसोफेगस है और ये एसोफेगस को लोअर पार्ट है ये 4 सेंटीमीटर। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है यहां पर प्रेजेंट है। अगर इसकी टोन लूज हो जाए, जब ये टोन इसकी लूज हो जाएगी तो ये डायलेटेड हो जाएगा, तो वहां पे जो भी
गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक प्रोडक्शन क्या करती है, HCl रिलीज करता है, क्या करता है, रिलेटेड टू दैट ऑफ द HCl। अब जो हमारी अल्लाह ताला का एक निजाम है ना, एसोफेगस क्या करती है, इसकी जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि क्या होती है, जो इसकी होती है, इनकी क्या होती है, कोलमनर एपिथेलियम, दैट इज दैट ऑफ द कोलमनर एपिथेलियम, क्योंकि इन्होंने HCl प्रोडक्शन करानी होती है। अब जो HCl कंटेंट जब जाएगा तो यहाँ पे होता है स्क्वेमस और कोलमनर का जंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो भी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, कोलमनर में, ठीक है, जिसमें हम इसको नाम देते हैं बेरेट एसोफेगस। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। अब गर्ड है क्या, गर्ड मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जो लोअर टोन है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसकी जब टोन लूज हो जाएगी तो सारा का सारा जो एसोफेगस से जो कंटेंट आ रहा है ये क्या करता है, एसोफेगस से आते हुए मुंह से बाहर आ सकता है, ठीक है, या हमारे साथ ट्रेकिया पड़ा हुआ है आगे, तो ये ट्रेकिया में जा सकता है, ठीक है। अगर ये क्या करता है, माउथ से स्टार्ट हो, यहां पे आया तो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट ये क्या होगा, सोर टेस्ट होगा। जब भी सोर टेस्ट होगा तो हमारी जो टंग है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन कर देगी स्टार्ट, ज्यादा से ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस स्टार्ट कर देगी। दिस इज कॉल्ड एज द एसिड ब्रश। अक्सर इस तरह से ऐसे एमसीक्यूज में आता है, व्हाट इज द एसिड ब्रश, ठीक है। तो एसिड ब्रश, अब इसमें क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो रीजन है, अब यहां पे क्या है, यहां पे मैंने आपको कहा था ये लेफ्ट एट्रियम के, यानी कि लेफ्ट एट्रियम इसके ऊपर पड़ा होता है। जब ये लेफ्ट एट्रियम इसके ऊपर पड़ा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा। एक तो हार्ट बर्न होगा यहाँ पे और दूसरा रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक हो गया रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, उसके बाद क्या हो गया, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों होगा, क्योंकि डिस्फेजिया में कोई इसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे जो ल्यूमन है ना वो ऐसे तंग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्फेजिया। अब मोस्ट प्रोबेबल इसका जो सिम्टम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न हमने किया क्योंकि ये जो, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये हार्ट बर्न करेगा। ओके, हार्ट बर्न इस तरह नहीं है कि हार्ट को जाके इस तरह से करेगा। ये हार्ट बर्न क्या होता है, जिस तरह से हार्ट का जो पेन होता है, जिस तरह एमआई का पेन होता है या एंजाइना का पेन होता है, वो क्या करता है, लेफ्ट इस एरिया में होता है और यहाँ पे पेन होता है, एपिगैस्ट्रियम में भी पेन होता है और इधर भी पेन होता है। लेकिन ये क्या करता है, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है उसकी वजह से, जो डर्माटोम्स होते हैं उनकी वजह से हार्ट बर्न होता है। हार्ट हार्ट ऐसे नहीं है कि हार्ट ऐसे बर्न हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, या आग लग जाती है, इस तरह से नहीं है। इसके बाद है रिगर्गिटेशन, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है, बाहर आ रहा है, रिगर्गिटेट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिस्फेजिया। वी हैव डिस्कस किया डिस्फेजिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे स्क्वीज आउट हो जाएगा। जब मस्कुलर ट्यूब स्क्वीज आउट हो जाएगी तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली कि फूड पास नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड द डिस्फेजिया, उसे खाने में मसला होगा, डिस्फेजिया। ओके, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन, वही हमने डिस्कस की। कॉम्प्लिकेशन में क्या बन सकती है, स्ट्रक्चर बन सकती है। उसके बाद क्या है, एसोफेजियल शॉर्टनिंग, इस तरह से एसोफेगस क्या होगी, इस तरह से शॉर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद है शार्टिज़की रिंग, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। और बेरेट एसोफेगस, बेरेट एसोफेगस का मैंने आपको बताया है क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो चेंज हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम में। नाउ वी हैव टू बी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डायग्नोसिस। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको मसला है। डायग्नोसिस में हम तीन चीजें करते हैं। नंबर वन, हम क्या करते हैं, जीआई एंडोस्कोपी। नंबर वन इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी, और उसके बाद करते हैं पीएच मॉनिटरिंग, पीएच मॉनिटरिंग, और लास्ट में क्या करते हैं हम, बेरियम स्वॉलो। ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी आपने, हर चीज आपको क्लियरली डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि यार मसला इसको ना कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप से क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि अंदर जाके देखेंगे
जो कि एंडोस्कोप से देखेंगे इसको कोई मसला तो नहीं है, कहाँ पे क्या मसला है, कौन सा लीजन है, हमने अपनी आंखों से देखना है कि इसको कहाँ पे मसला हो रहा है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। ओके, उसके बाद देखना है कि यार इसमें पीएच मॉनिटरिंग, पीएच मॉनिटरिंग क्या हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। अब जो इसकी पीएच मॉनिटरिंग है मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, तो एक प्रोब डालते हैं नेजोगैस्ट्रिक, ऐसे डालते हैं, ऐसे ये चला जाता है अंदर एक प्रोब। अब ये प्रोब कहां पे चला जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोब है यहां से डाला और यहां पे 4 to 5 सेंटीमीटर जहां पे गैस्ट्रिक कंटेंट ने बाहर आउट होना है, तो यहां पे प्रोब जाके अटैच करा देना है। प्रोब जाके अटैच करा दिया और यहां से क्या कर दिया, एक यहां से तो हमने क्या नेजोगैस्ट्रिक से डाला इधर तक आ गए, और साथ ही हमने एक पेशेंट को बेल्ट लगा दिया और बेल्ट के ऊपर ही हमने क्या कर दिया, पीएच रिकॉर्डर रख दिया। तो यहां से एक पीएच रिकॉर्डर की देखते रहेंगे कि भाई उसको मॉनिटर करते रहेंगे, 24 आवर मॉनिटरिंग। अब 24 आवर मॉनिटरिंग में हम क्या देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझने के लिए, कि इसकी जो पीएच होती है नॉर्मल क्या होती है, <4, पीएच इज <4। ओके, अब जब भी क्या होगा रिगर्जिटेशन होगी, ऐसे फ्लूइड बाहर आउट होगा, ठीक है, हमने क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी दफा बाहर आउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी में कितनी बाहर आउट हो रहा है। जब भी कोई चीज बाहर आउट होगी तो यहाँ पे हमें जो बेल्ट लगाई थी वहां पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी देख ली और उसके बाद देखते हैं हमने एसिडिक कंटेंट है नहीं है, नॉन एसिडिक कंटेंट है। इसका ये है कि आपने क्या करना है, एक काम जरूर करना है, आपने पेशेंट के जो पीपीआईज हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो अगर ले रहा है, यानी कि कोई रेजिक ले रहा है, ठीक है, रेजिक जो कहते हैं स्टोमिक की या मैदे की दवाई रेजिक ले रहा है, तो वो आपने बंद करा देनी है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते पहले आपने उसे बंद करा देनी है, क्योंकि मसले का पता नहीं चलेगा, पीपीआई जाएगा, एचसीएल की प्रोडक्शन नहीं होगी और कुछ टाइम के लिए गर्ड रुक जाएगा। तो आपने 1 हफ्ता पहले पीपीआई रोक देने हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएच मॉनिटरिंग होगी, एंडोस्कोपी होगी, और उसके बाद देखना है बेरियम स्वालो। बेरियम स्वालो होता क्या है, अब बेरियम एक रेडियोएक्टिव एसोटोप है। आप क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसे खड़ा देते हैं सामने एक्सरे के ऊपर, तो आप उसे बेरियम स्वालो करने का कहते हैं। जब वो बेरियम स्वालो करेगा तो वो रेडियो एसोटोप जो है रेडियोएक्टिव, तो वो आपको एक्सरे में बताएगा कि इसको मसला कहाँ पे है और कैसी अपीयरेंस है। दैट इज कॉल्ड एज द बेरियम स्वालो, जो कि आप कंट्रास्ट स्टडी, रेडियो कंट्रास्ट स्टडी आप देख रहे हैं। ओके, दैट इज अबाउट द डायग्नोसिस और दैट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं। डायग्नोसिस तो हो गया कि भाई इसको ये मसला है, दीज आर जस्ट अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस, कि इसे मसला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस। नाउ इसके बाद क्या है, हम आते हैं अपने टॉपिक में, जो कि क्या है, ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है। सबसे पहले क्या, गर्ड का आपको पता चल गया, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे, दोबारा बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे HCl प्रोडक्शन है कि HCl ज्यादा से ज्यादा ना आए, तो आप क्या देखोगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दोगे, पीपीआईज। जो भी पेशेंट आ रहा है कि इस तरह से ढंग से बद हाजमा हो रहा है, तो आप क्या देते हो उसको, एक दिन में एक दफा दोगे। अब डिलेड ट्रांजिशन, डिलेड दे सकते हो, यानी कि उसको कहो कि भाई वो डिलेड जो है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली अच्छी है, क्योंकि आप कहोगे खाने से पहले, खाने से पहले आप 30 मिनट या 1 घंटा पहले, हाफ आवर से पहले आप ले लेते हैं, तो वहां पे जाके आपके एक्ट करता है और HCl की प्रोडक्शन रोक देती है। मोस्ट प्रोबेबली HCl की प्रोडक्शन रोक गई, तो पीपीआई 8 वीक के लिए दे देते हैं, 8 वीक्स पीपीआई दे देते हैं। ओके, अगर आप 8 हफ्तों के लिए पीपीआई दे दिए, ठीक है, अब पीपीआई के साथ अगर उसको मसला है, उसको उससे भी मसला ठीक नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे, पहले पहले तो यही कहेंगे कि आप क्या ना खाएं, कोई स्पाइसी फूड ना खाएं, ठीक, ऐसी चीजें ना खाएं जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा ना खाएं, जिसमें HCl की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो बड़ा गोश्त ना खाएं। इस तरह से सबसे पहले एहतियात है,
उसके बाद आती है मेडिसिन, जिसमें आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्टली क्या करते हैं, HCl की प्रोडक्शन। H क्या है, H मेनली प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन। आपने क्या किया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए, ठीक है। अब इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आप क्या दे सकते हो, H2R एंटागोनिस्ट। H2R एंटागोनिस्ट मेनली क्या, हिस्टामीन है। हिस्टामीन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ द HCl। तो आपने वो काम कर दिया कि आपने जो नाइट में क्या कर दिया, उसको H2R रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिए। क्या दे दिया आपने, H2R रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगर वो उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आप एंडोस्कोप से देखेंगे उसे और कौन सा मसला है, इसको कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आप सर्जरी की तरफ जाएंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान अपना करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान में क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप फंडोप्लाइकेशन करेंगे। दो चीजें हैं, फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन होती क्या है, यहाँ पे अब मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से, ये है, ठीक है, ये स्टमक है। आप क्या करते हैं फंडोप्लाइकेशन में, ये जो एरिया है स्टमक का, इसे क्या कर लेते हैं आप, लेप्रोस्कोपी से पकड़ते हैं और आप इसको पूरा का पूरा एसोफेगस के ऊपर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट यहां से बाहर आउट ना हो। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल फंडोप्लाइकेशन। अब टोटल फंडोप्लाइकेशन का एक डिफेक्ट ये है कि भाई अंदर क्या होगी, उसे खाने में मसला हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई अंदर गैस भर सकती है, ठीक है, गैस ब्लॉट सिंड्रोम। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करते हैं। वी हैव टू बी डन इन द पेशेंट इज दैट ऑफ द पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। अब पार्शियल फंडोप्लाइकेशन में दो चीजें हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियरली आ सकते हैं या पोस्टीरियरली आ सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, ओके। अब क्या करते हैं, ये 270 डिग्री, वहां पे तो हमने 360 डिग्री पे हमने टोटल बंद कर दिया था। तो हम यहां से लेप्रोस्कोपी से इसको क्या कर देंगे, 270 डिग्री से या पोस्टीरियरली अप्रोच कर सकते हैं या हम उसे इंटीरियरली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। या हमने पोस्टीरियरली अप्रोच कर दिया या इंटीरियरली अप्रोच कर लिया, उसे बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ फंडोप्लाइकेशन। ये क्या है, सर्जरी है, ये कर लेंगे। उसके बाद क्या आती है, कॉम्प्लिकेशंस। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव टू बी डिस्कस द कॉम्प्लिकेशन। के स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। जब भी स्ट्रक्चर बन गया तो वहां से क्या पास हो सकता है, जो यानी कि पास नहीं हो सकता, यानी कि ल्यूमन जो हो गया वो नैरो हो गया है मोस्ट प्रोबेबली। अब जो ल्यूमन जो नैरो हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली उसका, उसमें फूड पास नहीं हो सकती। उसके बाद क्या है, एसोफेजियल शॉर्टनिंग। इसके बाद एसोफेजियल शॉर्टनिंग में ये क्या होता है कि ये जो एसोफेगस है ना, ये शॉर्ट होगी, छोटी होगी। जब एसोफेजियल शॉर्टनिंग होगी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे, कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी। गैस्ट्रोप्लास्टी यहां से गैस्ट्रिक निकाल, यानी कि थोड़ा सा पार्ट क्या करोगे आप, कट करोगे लेप्रोस्कोपी से। अब जो कट करके उसी तरह से फंडोप्लाइकेशन कर देनी है आपने, ताकि उसका जो एसोफेगस है वो लॉन्ग हो सके। दैट इज कॉल्ड एज द, इसमें क्या कहते हैं, एसोफेजियल शॉर्ट को हमने कोलीज गैस्ट्रोप्लास्टी। उसके बाद क्या है, शार्टिज की रिंग। अब शार्टिज की रिंग किस तरह से है, इसको शार्टिज की रिंग को हम देखते हैं। शार्टिज की रिंग इज द इंपॉर्टेंट। शार्टिज की रिंग क्या है, यहाँ पे क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम है और यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम स्टार्ट हो जाती है स्टोमिक से पहले, ओके। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इनकेस इस एरिया में रिंग स्टार्ट होता है तो क्या बन जाता है, डायलेशन हो जाती है। इसे कहते हैं हाइएटियल हर्निया। तो क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर रिंग बन गया है तो हम क्या करेंगे, बैलून, क्या करेंगे, एक बैलून से क्या करेंगे, डायलेट कर लेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे भी डायलेट कर लेंगे और यहाँ से भी डायलेट कर लेंगे ताकि उसे डिस्फेजिया ना हो। दैट इज कॉल्ड एज द शार्टिज़की रिंग, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बैलून या कैथीटर डायलेशन है। कैथीटर डाल के बोन जो बैलून है उसको डायलेट कर देंगे। इसके बाद आता है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस वही है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे बैरेट एसोफेगस क्या था,
कि स्क्वेमस की जगह वहां पे कोलमनर एपिथेलियम स्टार्ट हो गई। अब ये भी है, इसके भी दो हैं कोलमनर की। एक तो है मोस्ट प्रोबेबली इज द शॉर्ट एंड द क्लासिक। अब क्लासिक है और इसके बाद है शॉर्ट। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर कोलमनर है, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, अगर कोलमनर एपिथेलियम की जो लेंथ है, ठीक है, वो टोटल यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं, अगर ये मोर देन, ये जो कोलमनर एपिथेलियम है ये एसोफेगस तक, ऊपर तक ये 3 सेंटीमीटर से कम क्रॉस किया, इसका मतलब है अभी टोटल मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया नहीं हुआ, इनके मेटाप्लेजिया नहीं हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट। उसके बाद है क्लासिक, 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब बेरेट एसोफेगस, ज्यादा से ज्यादा कोलमनर एपिथेलियम वहां पे आना स्टार्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे तो ये आ गया। ओके, दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द गर्ड। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसमें जो हमने कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रक्चर एसोफेजियल शॉर्ट, शटिस्की एंड द बेरेट एसोफेगस। आखिर में है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया अगर इसी तरह से रहा तो क्या सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है हर वक्त जो जाएगा तो ये कैंसर हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, एडिनोकार्सिनोमा से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेजिया या सर्विलेंस रेट, डिस्प्लेजिया जो ग्रेड है या सर्विलेंस रेट है, इसमें हम 3 चीजें देखते हैं। अगर उसमें डिस्प्लेजिया नहीं है, हमने बायोप्सी ली, तो हम हर 3 साल के बाद उसे कहेंगे फॉलो अप के लिए आए। हम उससे हर 3 साल के लिए, अगर माइल्ड डिस्प्लेजिया है, माइल्ड डिस्प्लेजिया है, तो हम कहेंगे एवरी ईयर आए, हर साल आए, ठीक है। अगर हाई ग्रेड है, ठीक है, लो ग्रेड के बाद माइल्ड या हाई ग्रेड, तो हर 3 महीने में वो अपना चेकअप करवाए। ओके, ताकि हम देख सकें। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द गर्ड। गर्ड क्या था, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें हमने काजेस कर ली, उसका इन्वेस्टिगेशंस कर ली, उसकी हमने ट्रीटमेंट प्लान कर लिया, मेडिकल सर्जिकल। सबसे पहले हमने क्या किया, एसोफेगस की एनाटॉमी। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मेडिकोस फीवर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।